दो फैमिली बैठकर लंच कर रही होती हैं। तभी वहां लोगों की भगदड़ मच जाती है और दोनों ही फैमिली के बच्चे भागते हुए अपनी फैमिली के पास आते हैं। उनके शरीर पर खून के छींटे लगे थे और वो दोनों ही बच्चे काफी डरे हुए थे। माँ, यहाँ बहुत सारे गुंडे आ गए, यहाँ से भाग चलो, वो एक एक लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। हाँ अम्मी, यहाँ से चलते हैं वरना वो गुंडे हमें भी मार देंगे। गोलू और साजिद की बात सुनते ही दोनों फैमिली काफी ज्यादा डर जाती हैं और तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही दोनों फैमिली वहां से भागने लगती हैं, उनके सामने दो आतंकवादी आ खड़े होते हैं। सभी औरतें अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ और तुम दोनों अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रवीण है और मैं अरशद। हिंदू या मुस्लिम? हम दोनों भाई हैं और मुस्लिम हैं। मुस्लिम आतंकवादी उन्हें छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। कुछ ही देर में एक आतंकवादी पीछे मुड़ता है और प्रवीण को कलमा पढ़ने के लिए कहता है। उसने पूरी तालीम नहीं ली, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इतना बोल जैसे ही अरशद कलमा पढ़ने लगता है, वो आतंकवादी प्रवीण को गोली मार देता है और बेचारा अरशद कुछ नहीं कर पाता। क्यों कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का घूमना समान नहीं है? क्यों दोनों को अलग समझा गया? जानने के लिए चलते हैं कहानी में। आपा, घर में आज बिरयानी बनी थी तो सोचा आपको देने आ जाओ। भाईजान को बहुत पसंद है ना मेरे हाथों की बिरयानी। अरे रुखसार, बिल्कुल सही समय पर आई हो और मेरे लिए बिरयानी। आज तो मजा आ जाएगा खाकर। भाईजान घर में। भाईजान आप तो नाइट शिफ्ट करते हैं। 10 दिनों की छुट्टी मिली है इसीलिए घर में बैठे हैं और बच्चे हैं जो कहीं बाहर घूमने की जिद कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है आपा, फिर तो आपको कहीं बाहर जाना चाहिए। मेरा साजिद भी बड़ी जिद कर रहा था। क्यों ना इस बार हम दोनों फैमिली एक साथ बाहर चलें। रुखसार प्रवीण और नुपुर से बाहर चलने की बात कर ही रही होती कि दोनों बच्चे बाहर से खेलते हुए घर में आते हैं और घूमने का नाम सुनकर बोलते हैं, हाँ अम्मी जान, इस बार कश्मीर चलते हैं। हम दोनों दोस्त कभी भी बाहर नहीं गए, इस बार हम दोनों दोस्त कश्मीर जाकर खूब मजे करेंगे। हाँ पापा चलो ना कश्मीर, मेरा दोस्त भी कश्मीर से होकर आया है। वो कह रहा था कश्मीर बहुत सुंदर है। वैसे मैं तो कश्मीर जाने के लिए कभी ना बोलूं, पर बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो चल लेते हैं। इसी बहाने मरने से पहले मैं भी भारत की सबसे सुंदर जगह कश्मीर घूम आऊंगी। अब तो माने कह दिया जाना ही पड़ेगा। रुखसार बहन, जब भाई साहब आए तो उन्हें यहाँ भेज देना। आखिर कश्मीर निकलने की प्लानिंग भी तो करनी है। कश्मीर जाने का नाम सुन दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। रात को जब अरशद घर आता है तो वह प्रवीण के साथ मिलकर कश्मीर की प्लानिंग करता है और बहुत जल्द दोनों फैमिली कश्मीर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो बच्चे, तुम दोनों ने ही अपना अपना सामान रख लिया ना, तो खूब मजे करना इस बार। अरे कश्मीर जा रहे हो तो दवाई भी रख लेना। पता चला घूमने के चक्कर में हम दोनों बुढ़िया को तुम समय पर दवाई भी ना दो। फिक्र मत कीजिए आंटी, दवाई से लेकर जरूरत की सारी चीज हमने अपने पास रख ली है। कुछ ही देर में दोनों फैमिली अपना अपना सामान पैक करके कश्मीर के लिए घर से निकल जाती हैं और कुछ ही देर में वो लोग कश्मीर पहुंचते हैं। पहलगाम के लिए हमें यहाँ से घोड़े पर बैठकर चढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे ही सब बहुत ज्यादा थक गए हैं तो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्या सच में आप घोड़े पर सवार होंगे? आज तो बहुत मजा आएगा। कश्मीर में आते ही हमें घुड़सवारी करने का मौका मिलेगा। अरे मुझे बुढ़िया के तो पैरों में दर्द हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर घोड़ा है, वरना तो मैं चढ़ ही नहीं पाती। कोई बात नहीं माँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। पूरा परिवार कुछ देर होटल में आराम करता है और उसके बाद अपनी जरूरत की कुछ चीज लेकर पहलगाम के लिए निकल पड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें घोड़े की सवारी मिलती है और दोनों ही फैमिली घोड़े पर बैठकर पहलगाम की चढ़ाई करते हैं। कितनी सुंदर जगह है, एक फोटो तो बनती है। काजल, मेरी भी फोटो लेना ताकि मैं भी अपने कुछ दोस्तों को दिखा सकूं। बुआ मेरी भी फोटो। काजल और नूर रास्ते को एंजॉय करते हुए अपनी फैमिली की फोटो लेते हैं। कुछ देर में पूरा परिवार पहलगाम पहुंचता है और वहां घूमकर कुछ देर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। चलो बच्चों, बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे। अंकल हमें भूख नहीं है, मैं और साजिद खेलने के लिए जा रहे हैं, आप लोग बैठकर खा लो। खेलने जा रहे हो पर ज्यादा दूर मत जाना और 10 मिनट में वापस यहीं पर आना, ठीक है? इतना बोल दोनों बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं और दोनों फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उन्हें अपने आसपास शोर और गोलियां चलने की आवाज आती है। कुछ डरे सहमे लोग भागते नजर आते हैं, जिनमें से कुछ लोग जख्मी हालत में इधर उधर भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग मदद की भीख मांग रहे होते हैं। तभी वहां उनके बच्चे आते हैं और आतंकवादियों के बारे में बताते हैं। अब जैसे ही दोनों फैमिली अपनी जान बचाकर भागने लगती हैं, वहां 2 आतंकवादी आते हैं और अरशद दोनों फैमिली को वहां से भगा देता है और एक आतंकवादी प्रवीण को गोली मार कर चला जाता है। प्रवीण भाई साहब, अब मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका। अब मैं भाभी जान को क्या मुंह दिखाऊंगा?
दुखी अरशद अपनी जान बचाने के लिए जब वहां से उठकर जाने लगता है तो वो देखता है कि कुछ आतंकवादियों ने 2 लाइन में आदमियों को खड़ा कर रखा है। उनमें से कुछ हिंदू थे तो कुछ मुस्लिम, और वे लोग धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मार रहे थे। अब अरशद की नजर एक हिंदू फैमिली पर जाती है जो टेबल के नीचे छुप कर बैठा था। भाई साहब मुझे मत मारो, मेरी छोटी सी फैमिली है, हम तो बस यहाँ घूमने के लिए आए थे। डरो मत, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने दोस्त को तो न बचा सका पर अपने हिंदू भाइयों को जरूर बचाऊंगा। इतना बोल अरशद उस आदमी और उसकी फैमिली को अपने साथ छुपाते छुपाते आतंकवादी की नजरों से अपने दोस्त के घर ले जाता है, जहां उसकी फैमिली और प्रवीण की फैमिली डरी हुई थी। प्रवीण की फैमिली अरशद को देख प्रवीण के बारे में पूछने लगती है। अच्छा हुआ भाई साहब आप सही सलामत आ गए, पर प्रवीण कहाँ है? आप प्रवीण को साथ नहीं लाए, वो ठीक तो है? माफ करना भाभी, मैं भाई साहब को नहीं बचा सका। नहीं बचा सका? क्यों? कहते आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर उसने मेरे पति को ही क्यों मारा? बहन शांत हो जाओ, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी भी जान बचाई है, पर शायद आपके पति की उम्र इतनी ही थी। अम्मी, भाभी, शबनम, हमारे और भी कुछ हिंदू भाई मुसीबत में हैं। मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा सका पर मुझे उन्हें बचाना है। नहीं, बाहर बहुत खतरा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाना होगा बाहर। मेरे हिंदू भाई को मेरी जरूरत है, आप सभी यहीं एक साथ रहना। अरशद बिना अपनी जान की परवाह करे मददगार लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है, जहां वह देखता है कि एक मुस्लिम आदमी एक लड़के की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की नजरों में धूल झोंक रहा है। अरे ऐसे मत मारो, ये भी मुस्लिम है, मेरा बेटा है, गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है। झूठ बोलकर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को अपने साथ दूर ले जाने लगता है और ये देख अरशद उनके पास जाता है। अंकल, आपने बहुत अच्छा किया इस हिंदू लड़के की जान बचाकर। अच्छा हुआ आतंकवादी की नजर इस लड़के के छुपे कलावे पर नहीं पड़ी। आप लोग मेरे दोस्त के घर जाएं, यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ आप सब सुरक्षित रहेंगे। इस तरह अरशद एक और फैमिली की जान बचाकर आगे जाता है और इस बार जब वह एक और फैमिली की जान बचा रहा होता है तो आतंकवादी की नजर अरशद पर पड़ जाती है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तुझे अपने हिंदू भाइयों को बचाने का बहुत शौक है ना, अब बचाते रहना। आतंकवादी अरशद को पहचान लेता है और उसी वक्त उसे शूट कर देता है। अरशद की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब कुछ दूर खड़ा वो बूढ़ा और लड़का देख रहा होता है, जिसके बाद वो लड़का भागता हुआ आर्मी कैंप के पास जाता है और सारी बात आर्मी वालों को बताता है। कुछ ही देर में पूरी फौज लोगों की जान बचाने के लिए उस जगह पहुंचती है, पर तब तक आतंकवादी काफी लोगों की जान ले चुके थे। आप सब प्लीज शांत हो जाइए और भागना बंद करिए। हम इंडियन आर्मी हैं और यहाँ आप लोगों को जान बचाने के लिए आए हैं। अब आप सभी लोग एक जगह बैठ जाइए, अब आपको कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या ही होगा, हमसे हमारा सुहाग छीन लिया गया, हमारे पति बच्चों को हमारी आंखों के सामने मार दिया गया है, हमें भी मार डालो। सभी लोग अपने मृतकों के पास बैठकर रो रहे थे। कुछ देर बाद शबनम और नुपुर की फैमिली भी बाहर आती है और अपने सामने ये भयंकर मंजर देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शबनम अपने पति की लाश देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ देर बाद जिंदा लोगों को आर्मी ऑफिसर सही सलामत उन्हें उनके घर पहुंचा देते हैं, पर यह खौफनाक मंजर दोनों ही फैमिली को अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। कश्मीर में धर्म के आधार पर जो नरसंहार किया गया उस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आज तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, जल्दी से ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवा लेती हूँ और ठंडा ठंडा जूस भी। अपना फेवरेट के ड्रामा देखती हुई आइसक्रीम खाऊंगी। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, आज तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। भाभी, इतनी गर्मी में मैं कोई रसोई नहीं करने वाली। आपने देखा है बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में मैं रसोई में जाऊं और खाना बनाऊं? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। गर्मी तो अभी कई महीनों तक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खाना नहीं बनाओगी। अगर आज माँ जी होती और तुम उनके सामने ये बात कहती ना तो तुम्हें बहुत डांटती, पर अभी तो माँ जी नहीं है ना, तो आप क्यों मेरी सास बन रही हैं? आप चाहती हो कि मैं खाना बनाऊं तो पहले आपको रसोई में एसी लगवाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? रसोई में एसी? तुमने वरुण से इतनी बहस करके कमरे में एसी लगवा लिया, ये क्या कम है जो अब तुम्हें रसोई में भी एसी लगवाना है? जब तक आप रसोई में एसी नहीं लगवाओगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब आप जाइए और मुझे डिस्टर्ब मत करिए। शाम को जैसे ही वरुण घर आता है तो प्रणाली उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन वरुण स्वाति के पास जाता है। स्वाति भाभी क्या कह रही थी? तुम्हें रसोई में एसी चाहिए? हाँ, मुझे रसोई में एसी चाहिए। जब तक रसोई में एसी नहीं लगेगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी।
स्वाति, भाभी घर का इतना सारा काम करती हैं, सोनम को भी संभालती हैं। क्या तुम खाना नहीं बना सकती? और कौन सा तुम्हें 10 लोगों का खाना बनाना है? इतनी भी गर्मी नहीं है जो तुम रसोई में खाना बनाते बनाते भुन जाओगी। चुपचाप से जाकर खाना बनाओ। हाँ, शादी से पहले तो कहते थे कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अब तुम मेरे लिए रसोई में एसी भी नहीं लगा सकते। मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी कर बैठी। स्वाति वरुण से झगड़ा करती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। वरुण स्वाति से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे स्वाति के चलते रसोई में एसी लगवाना पड़ता है। अब तो खुश? हाँ, लग गया रसोई में एसी। अब तो तुम खाना बनाओगी? हाँ बाबा, क्यों नहीं। बताओ तुम्हें क्या खाना है? रसोई में एसी लगने के बाद स्वाति 2-3 दिन तो आराम से खाना बना रही थी, लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते अब उसे एक एसी वाली रसोई रास नहीं आ रही थी। इतनी ज्यादा गर्मी है, इस एक एसी वाली रसोई में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा। एसी लगने के बावजूद भी स्वाति गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। हर रोज की तरह स्वाति कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है कि तभी उसे एक ऑनलाइन लॉटरी की टिकट मिलती है, जिसे स्वाति खरीद लेती है। और कुछ दिनों में स्वाति को पता चलता है कि उसने उस लॉटरी की एक टिकट से एक एसी जीता है, जिससे स्वाति काफी खुश होती है और उस लॉटरी में जीते हुए एसी को अपनी रसोई में लगवा लेती है, जिसे देख वरुण, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? रसोई में जिद करके तुमने एक एसी लगवा लिया था और उसके बावजूद भी तुमने दूसरा एसी लगवा लिया। रसोई में एसी कौन लगवाता है, वो भी 2-2? तुम क्यों इतना ज्वालामुखी की तरफ फट रहे हो? कौन सा तुम्हारे पैसे से लिया मैंने? मैं इसे लॉटरी में जीती हूँ तो क्या दिक्कत है? रसोई में 2 एसी लगने के बावजूद भी स्वाति यही नहीं रुकती। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगता है, जिससे परेशान होकर स्वाति अपने पिता से कहकर एक एसी मंगवा लेती है और उसे रसोई में लगवा देती है, जिसे देख स्वाति की जेठानी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें गर्मी लगती थी इसीलिए देवर जी ने एक एसी लगवा दिया रसोई में, लेकिन उसके बावजूद में दूसरा और तीसरा एसी लगवा दिया। पूरी रसोई को एसी से भरने का इरादा है क्या? जब रसोई में कदम रखती हूँ ऐसा लगता है रसोई में नहीं बल्कि शिमला मनाली में आ गई हूँ। आप एक गरीब परिवार से हो, मेरी तरह एक अमीर परिवार से नहीं। आपने तो मुश्किल से कभी कूलर की हवा खाई होगी, मैं हमेशा एसी में ही रही हूँ। अपनी जेठानी को गरीबी का ताना देके स्वाति वहां से निकल जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वरुण ने स्वाति को कुछ पैसे सेविंग्स के लिए दिए होते हैं, जिन्हें लॉकर में रखने की बजाय स्वाति एसी पर काफी अच्छा ऑफर देकर एक और एसी खरीदकर अपनी रसोई में लगवा लेती है और अपनी 4 एसी वाली रसोई में आराम से खाना बनाती है। 4 एसी होने की वजह से घर का बिजली का बिल काफी ज्यादा आया होता है, जिसे देख प्रणाली और उसका पति सुधीर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये देखो स्वाति, 20,000 रुपए से ऊपर बिजली का बिल आया है। हम मिडिल क्लास लोग कहाँ से लेकर आएंगे इतने पैसे? अरे अपने ना सही, लेकिन कम से कम हम लोगों का तो सोचो। भाभी आप क्यों इतना परेशान हो रही है? वैसे भी बिजली का बिल वरुण देते हैं ना कि आपके पति। और भूलिए मत, मेरे पति एक अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं, आपके पति की तरह किसी राशन की दुकान पर बैठते नहीं है। स्वाति, आज तक तुम मेरी बेइज्जती करती रही, मैं चुप थी, लेकिन अब मेरे पति की इज्जत पर बात आई है, मैं चुप नहीं रहूंगी। पति की नौकरी इतनी ही प्यारी है तो चली क्यों नहीं जाती इस घर को छोड़कर? आधे से ज्यादा घर तो ये मेरे पति के पैसे से ही चलता है। स्वाति, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? माफी मांगो भाभी से। किस तरह से बात कर रही हो तुम उनसे? रहने दो, अब बहुत देर हो गई है। जो तुम कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। एक दिन देखना तुम बहुत पछताओगी। प्रणाली अपनी पति और बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। उन लोगों को पड़ोस वाला एक कमरे का घर मिल जाता है, जिसमें गरीब जेठानी बिना किसी पंखे कूलर के गर्मी में रहते हैं, तो वहीं 4 एसी वाली रसोई में आराम से खाना बनाती हैं। सुनिए जी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चूल्हे के पास बैठकर खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। आप कुछ बाहर से ले आइए, मेरा तो सर भी चकरा रहा है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर बचपन में मैं अपने छोटे भाई की तरह पढ़ाई करता और बीच में ही स्कूल छोड़कर घर में नहीं बैठता, तो आज भी मैं किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता। मालिक से पहले ही काफी ज्यादा एडवांस ले लिया है। अगर अब दोबारा पैसे के लिए जाऊंगा तो कहीं वो मुझे काम से ही ना निकाल दे। प्रणाली, मुझे माफ कर देना, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा तो एक टेबल फैन ले आऊंगा। चिलचिलाती गर्मी के मौसम और ऊपर से चूल्हे की गर्मी के पास बैठकर खाना बनाना प्रणाली के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। मेरा हाथ। आपका दूसरी बार हाथ जल गया ना? सुबह जब आप पापा को नाश्ता दे रही थी तब भी आपका हाथ जला था। मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। सोनम अपनी माँ को तकलीफ में देख प्रणाली के जले हुए हाथ पर दवाई लगाने लगती है। जहाँ एक तरफ गरीब जेठानी गर्मी में अपनी इस
मिट्टी के चूल्हे से काफी परेशान थी, तो वहीं अमीर देवरानी अपने 4 एसी वाली रसोई में आराम से खाना बना रही थी। इतना मजा आता है ना एसी की ठंडी ठंडी हवा में खड़े होकर खाना बनाने में। चारों तरफ से बस ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज तो सोच रही हूँ मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, शाही बिरयानी और कस्टर्ड बनाऊंगी। वैसे भी जब चारों तरफ एसी लगे हों तो इतनी गर्मी में भी इतना सारा खाना बनाने में क्या दिक्कत है। जहां एक तरफ देवरानी अपनी 4 एसी वाली रसोई में खड़े होकर सुबह से शाम तक तरह तरह के पकवान बना रही थी, तो वहीं प्रणाली को काफी दिक्कत आती थी। रात में भी इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना नहीं बनाया जा रहा। बाहर चूल्हा बनाऊंगी तो बार बार जानवर आया करेंगे। घर में इतनी गर्मी है, इन लोगों को बस खिचड़ी बना कर दे रही हूँ। न जाने कब तक ऐसा चलेगा। प्रणाली और स्वाति की रसोई की खिड़की आमने सामने ही थी। स्वाति की खिड़की खुली होने की वजह से कभी कभी ठंडी ठंडी हवा प्रणाली की रसोई में भी आ जाती थी। माँ, चाची की रसोई से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। हाँ बेटा, बस तुम्हारी चाची थोड़ी देर खिड़की और खुली रखे। पूरा दिन ना सही, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए तो ठंडक मिलेगी। स्वाति जैसे अपनी रसोई में आकर ये सब देखती है तो वो फौरन खिड़की बंद कर देती है, जिसे देख प्रणाली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पारुल, तुम्हें पता है आज हमारे घर में एसी लगने वाला। साल भर से उनसे कह रही थी एसी लगवाने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। मेरे घर में तो पिछले हफ्ते ही एसी लगा है, बड़ी ही ठंडी हवा आती है उसके अंदर से। पड़ोस की औरतें मिताली और पारुल एसी को लेकर बात कर रही होती हैं। वहीं पीछे सब्जी के ठेले पर प्रणाली सब्जी ले रही थी कि तभी वहां इतराते हुए अमीर देवरानी स्वाति आती है। अपने कमरे में एसी लगने पर कितनी ज्यादा खुश हो रही हो तुम। तुम्हारे तो कमरे में एसी है, लेकिन मेरे तो रसोई में 4 एसी हैं। पता है मेरा रसोई कम बल्कि शिमला की पहाड़ियां ज्यादा लगता है। अरे भाभी, आप भी यहाँ पर हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। क्या हालत हो गई आपकी गर्मी से। अगर जेठ जी भी मेरे पति की तरह पढ़े लिखे होते और अच्छा कमाते तो आज आप भी एसी में खाना बना रही होती। बेचारी मेरी गरीब जेठानी। अपनी देवरानी की बात को सुनकर जहां प्रणाली को बुरा लगता है, तो वहीं स्वाति का अपनी 4 एसी वाली रसोई पर इतराना उसके पड़ोस की औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से एसी डक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे 2 एसी ब्लास्ट हो जाते हैं और रसोई में आग लगने लगती है। स्वाति रसोई में ही फंस जाती है। वहीं प्रणाली अपनी रसोई से ये सब देख रही होती है। जैसे ही वो रसोई की खिड़की से बाहर निकल प्रणाली स्वाति की रसोई में जाती है और उसे बचाकर खिड़की से ही बाहर ले आती है। आस पड़ोस के लोग जल्दी से आग को बुझाते हैं और थोड़ी देर में वरुण भी घर आ जाता है। और ये सब जैसे ही वरुण को पता चलता है। देख लिया रसोई में 4 एसी लगवाने का नतीजा, और लगवाओ रसोई में 4 एसी। अच्छा हुआ भाभी ने तुम्हें खिड़की की मदद से बाहर निकाल दिया, वरना अंदर ही फंसी रहती। जानती भी हो तुम्हारे साथ क्या हादसा हो सकता था। जिन भाभी को तुमने बेइज्जत करके घर से निकाला, आज उन्हीं की वजह से ही तुम जिंदा हो। चुप भी करो वरुण, स्वाति की हालत तो देखो। क्या देखूं मैं? इसकी अपनी हालत की भी जिम्मेदारी खुद ही है। अभी बेशरम की तरह खड़ी रहेगी या माफी भी मांगेगी? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, सच में मेरी ही गलती थी। मुझे ही शौक था रसोई में 4 एसी लगवाने का। अगर ऐसा ना करती तो आज ये सब नहीं होता। मैंने जो भी आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। स्वाति अपनी जेठ जिठानी से माफी मांगकर उन्हें वापस घर में ले आती है और स्वाति अपने कमरे में लगे एसी को भी हटा देती है और अब सब आराम से पंखे कूलर की ठंडी हवा में रहते हैं।